नमस्कार साथियों, मेरा नाम पुरुराज सिंह सोलंकी है और मैं जयपुर शहर का निवासी हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2023 में मैंने 21वीं रैंक हासिल की है और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहूँगा और मेरी जर्नी में जिन लोगों का भी योगदान रहा है उसके बारे में भी आपको अवगत कराना चाहूँगा। मेरी स्कूलिंग जितनी भी हुई है क्लास 1 से 12वीं तक वो भारतीय विद्या भवन विद्या आश्रम से हुई है और वहाँ के मेरे जो भी टीचर्स थे उन्होंने सोशल साइंसेस की तरफ मेरा रुझान बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका अदा की है। सिविल सर्विस के तरफ आने का जो मेरा मोटिव था वो कहीं ना कहीं स्कूल टाइम से ही डेवलप हो गया था। मैं वहाँ देखता था कि हमारे एनुअल फंक्शन वगैरह में जब चीफ गेस्ट आते थे तो आईएएस आईपीएस काडर के होते थे वो, और उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिलता था, तो वो एक तरह से मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर बनता था। उसके बाद मेरा क्योंकि रुझान मैथ्स की तरफ बहुत था तो मैंने आईआईटी जेईई में जाने का फैसला किया और उसकी प्रिपरेशन मैंने की। उस दौरान मेरा केमिस्ट्री की तरफ रुझान काफ़ी बढ़ा और आगे चलकर मैंने यूपीएससी में भी केमिस्ट्री को ही अपना ऑप्शनल चूज़ किया। आईआईटी में पहुंचने के बाद मैंने अपना पूरी जो एनर्जी थी वो मेरी केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में लगाई, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ अपनी 100% जो एनर्जी है वो उस जगह पे लगाऊं और उससे डिगूं नहीं बिल्कुल भी। इसी दौरान मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया कि सिविल सर्विस की तरफ जाना एक बहुत ही उत्साहवर्धक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए हो सकती है। तो मैंने इसको थोड़ा ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चालू किया और प्लेसमेंट तक आते आते जब मेरा प्लेसमेंट एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में हो चुका था तब मुझे पूर्णतः ये क्लैरिटी आ चुकी थी कि मुझे सिविल सर्विस परीक्षा ही देनी है। तो मैंने जॉब ज्वाइन नहीं की और मैंने इसकी तरफ ही अपना परिश्रम स्थापित किया। इसके लिए मैंने कोचिंग स्टार्ट की जो कि वाजीरामन रवि से मैंने की थी 2021-22 के बैच में। ये कोचिंग पूर्णतः ऑनलाइन मोड में थी और ये खासकर आश्चर्यजनक रहता है कई लोगों को कि आपने ऑनलाइन मोड में ही घर से रह के ही कैसे पूरी तैयारी अपनी पूर्ण कर ली, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक आप दिल्ली नहीं आते आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन कई सारे कारण मेरे लिए फेवरेबल रहे और पेरेंट्स का खासकर बहुत सपोर्ट रहा जिससे मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। घर से ही पढ़ाई करने के अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि आप अपने जो वेल विशर्स हैं, आपके घर वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके समीप रहते हैं। तो जब कभी भी आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रेस होता है या फिर आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन महसूस करते हैं तो आपके वेल विशर्स आपके साथ ही हैं और आपकी टेंशन को वो बहुत हद तक कम कर देते हैं। इसका दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आप कई हद तक डिस्ट्रैक्शन से दूर रह पाते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो भी लोग दिल्ली जाते हैं उनमें से कई प्रतिशत लोग ऐसे हो जाते हैं जो पढ़ाई से हटकर दूसरी चीज़ों में अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेते हैं। और मैं फॉर्चुनेट मानता हूँ खुद को कि मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तीसरा बड़ा इसका जो प्लस पॉइंट है घर से पढ़ाई का वो ये है कि आप एक फोकस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं अपना खुद का रूटीन बना के, और इसमें आपको दूसरे पे डिपेंडेंस बहुत कम हो जाती है। कभी कभार ऐसा लग सकता है कि अगर आप दिल्ली नहीं आते तो आपकी पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि सारे रिसोर्सेज आपके सारे बुकलेट्स हैं और जो भी कोचिंग का मटेरियल है वो तो दिल्ली में ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वाजीरामन रवि से जब मैंने कोचिंग की थी तो उन्होंने मुझे पोस्टल के थ्रू अपना जो भी मटेरियल है वो भिजवा दिया था और मैंने अपनी तैयारी में जो ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, क्योंकि जैसा कि मैं अभी आगे भी आपको बताऊंगा, मेंस आंसर राइटिंग और मेंस की जो प्रिपरेशन होती है वो टॉपिक ओरिएंटेड होती है। आपको सिलेबस पकड़ना होता है, उसमें जो भी टॉपिक्स होते हैं माइक्रो टॉपिक्स, उनको उन सभी टॉपिक्स पे आपको नोट तैयार करना होता है। उस नोट को तैयार करने के लिए आपको उसकी सारी डायमेंशंस पता होनी चाहिए। उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसमें आप किस कमिटी का या फिर किस एग्जाम्पल का सजेशन दे सकते हैं। इस पूरी चीज़ को होलिस्टिकली कवर करने के लिए आपको इंटरनेट की बहुत यूज़ लगता है और इंटरनेट रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर पाना इस मामले में बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है।
तो इसके मद्देनज़र मैंने अपनी तैयारी घर से रखी और मैंने जुडिशियसली इंटरनेट को यूज़ करना सीखा, क्योंकि इंटरनेट भी एक ऐसी चीज़ है जो एक अपने आप में डिस्ट्रैक्शन होती है और इसको यूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 2021 में आईआईटी बॉम्बे से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसके बाद मैंने बाजीराव एंड रवि से अपने ऑनलाइन बोर्ड में कोचिंग चालू की। कोचिंग में कुछ महीने गुजारने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि कोचिंग के जो नोट्स हैं वो बल्कि बुक्स बन जाएंगी अगले ही कुछ महीनों में, और उन्हें रिवाइज कर पाना एग्ज़ाम से पहले बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये यकीनन है कि सिलेबस कई हद तक कंप्लीट हो जाएगा और कुछ टॉपिक्स मेरे लिए खुद के लिए करने के लिए बचेंगे, लेकिन फिर भी जो मेंस ओरिएंटेड अप्रोच होती है शॉर्ट नोट्स वाली, वो शायद डेवलप नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए मैंने थोड़ी खुद की रिसर्च करना चालू की और कुछ प्रीवियस ईयर के टॉपर्स से उनके टेलीग्राम चैनल मैंने एक्सप्लोर किए, उनके शॉर्ट नोट स्ट्रैटेजी देखी कि वो कैसे नोट्स बनाते हैं। तो जब ये सब मैंने देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि शॉर्ट नोट्स बनाने में आपके कोचिंग के नोट्स एक तरफ हैं, लेकिन उनके अलावा भी कई चीज़ों का योगदान रहता है। फॉर इंस्टेंस आपके जो करंट अफेयर सोर्सेज हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर है, कोई अगर आप मैगजीन रेफर करते हैं तो वो है, उनसे जो वैल्यू एडिशन पॉइंट्स होते हैं उन्हें आपको अपने हर एक शॉर्ट नोट में, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है सोशलिज्म का या फिर कम्युनिज्म का, तो उसमें स्पेसिफिकली उसको आपको करंट अफेयर ओरिएंटेड भी अप्रोच उसमें डालनी पड़ेगी। आपका जो स्टैटिक पार्ट है वो भी उसमें ऐड करना पड़ेगा और उसमें जो सजेशन होंगे जो आप इधर उधर से पढ़ते हैं वो भी आपको उसमें डालने पड़ेंगे। तो एक कंसाइज नोट आपका प्रिपेयर हो जाएगा और वही आप मेंस एग्जामिनेशन से पहले रिवाइज करके जाएंगे। ये चीज़ मुझे थोड़ी बाद में रियलाइज़ हुई, तो इसका मुझे ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि मैंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तो 2022 का पास कर लिया, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में मुझे इतना एडिक्वेट टाइम मिल नहीं पाया जिससे मैं शॉर्ट नोट्स हर एक मेंस के सिलेबस में हर एक टॉपिक के प्रिपेयर कर सकूं। तो इसकी बदौलत ये हुआ कि जो एग्ज़ाम हम मॉक टेस्ट देते हैं मेंस एग्जामिनेशन से पहले, वो मैं एडिक्वेटली दे नहीं पाया और राइटिंग की प्रैक्टिस इतनी हो नहीं पाई। तो जो क्वालिटी ऑफ आंसर रिक्वायर्ड रहती है यूपीएससी में मेंस एग्जामिनेशन के टाइम पे, वो मैं क्रॉस नहीं कर पाया और यही खामी मेरी केमिस्ट्री ऑप्शनल के साथ भी हुई, जिसमें कि वो बहुत प्रैक्टिस मांगता है और खासकर जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो वो एस्पेक्ट्स मैं इतना एडिक्वेटली कवर नहीं कर पाया था। इसी कारण ये हुआ कि जो कट ऑफ 748 गई थी मेंस की, मैं 745 मार्क्स तक ही आके और चूक गया था। तो मैंने सबक लिया इससे कि शॉर्ट नोट्स बनाने की जो मेरी स्ट्रैटेजी है मुझे उसमें बदलाव करने पड़ेंगे और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, खासकर मेरे ऑप्शनल प्रिपरेशन के दौरान। ऐसा कई बार हो जाता है कि आपके अगर किसी टेस्ट में ख़राब नंबर आए या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हैं, आपके दोस्त आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में एंग्जाइटी ज़रूर आ जाती है। लेकिन मैंने ऐसा पाया है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम एंग्जाइटी को ओवरकम नहीं कर पाते तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाता है, क्योंकि हम अपनी प्रिपरेशन के जो पेस है उसको मेंटेन नहीं कर पाते। क्योंकि मैंने घर से ही पढ़ाई की थी तो मेरे आसपास मेरा छोटा भाई था, मेरे पेरेंट्स थे और मेरे दूसरे वेल विशर्स थे। मैं जब भी ऐसी अवस्था में जाता था कि जब मुझे लग रहा है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा या फिर ये बहुत टफ एग्ज़ाम है जो कि शायद मैं नहीं निकाल पाऊँ, तो मैं उनसे गाइडेंस लेता था और उनसे सलाह मशवरा करता था। मेरा जो छोटा भाई है जो कि अभी नीट की तैयारी कर रहा है, वो भी उस टाइम स्कूल में ही था और हम शाम के समय अक्सर खेलते थे। जो टेरेस क्रिकेट होता है वो एक तरह से मेरी हॉबी बन चुकी थी और बैडमिंटन भी मैं उसके साथ खेला करता था। इससे रिक्रिएशन तो होता ही है और आपका जो ध्यान है वो एंजाइटी से डाइवर्ट होके और हैप्पी मेमोरीज की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक लंबी परीक्षा है, इसमें परसिवरेंस रिक्वायर्ड है। और जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं वो उनको पता होना चाहिए कि कब आपको रेस्ट करना है और कब आपको अपना पूरा दमखम इस एग्जामिनेशन में झोंकना है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस एग्जामिनेशन को देने के लिए प्रयासरत हैं और आप में दृढ़ विश्वास है कि आप ये एग्जामिनेशन ज़रूर पास कर ही लेंगे, तो अपने आसपास ऐसे लोगों का नेटवर्क स्थापित कीजिए, अपने आसपास ऐसे लोगों को सहेज के रखिए
जिनके ऊपर आपको इतना भरोसा हो कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होता है या फिर मैं कहीं पे खराब परफॉर्म करता हूँ, तो ये लोग तो हैं ही जो मुझे सपोर्ट प्रदान करेंगे और मुझे आगे अग्रसर होने के लिए प्रेरित करेंगे। यूपीएससी परीक्षा में जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और जो कि पहला पड़ाव ही है, वो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है इस परीक्षा में, मुझे लगता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल शायद दुनिया में कोई और एग्जामिनेशन नहीं है। परंतु ये बात सुन के हमें बिल्कुल चौंकना या फिर बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन को पार करने की भी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं और अपने जो टेक्निक्स हैं वो इसमें बहुत लगती हैं। आपको लॉन्ग टर्म में ऐसी टेक्निक अपनी खुद की डेवलप करनी पड़ेगी जिससे आप इस एग्जामिनेशन को, जो कि अनप्रिडिक्टेबल ज़रूर है, इसे पार किया जा सकता है। इस एग्जामिनेशन से करीब 3 से 4 महीने पहले मैंने टेस्ट सीरीज चालू कर दी थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो कि 2022 में था, उससे पहले मैंने करीब 40 के आसपास टेस्ट लिखे थे। ये सुन के बहुत ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं मेरी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बहुत अप टू द मार्क नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना करंट अफेयर्स को टेस्ट के माध्यम से कवर किया जाए। करंट अफेयर को कवर करने के लिए बहुत सारे तरीके भी हैं, जैसे आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, PT 365 है और वाजीराम की क्विक रिवीजन नोटबुक है, उसको आप कवर कर सकते हैं। कई लोग PIB के आर्टिकल्स को भी रेगुलरली फॉलो करते हैं, जो कि एडवाइजेबल भी है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का जो व्यू होता है वो क्लियर रखता है। प्रीलिम्स से रिलेटेड जो मेरी तैयारी रही उसमें टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में उसके नंबर एक्चुअली मैटर नहीं करते, उससे आप उस एग्जाम कंडीशन को सिमुलेट कर पाते हैं जिसमें आप एक्चुअली बैठने वाले हैं उस 2 घंटे में। और 2 घंटे ही नहीं, CSET को भी इग्नोर कर देते हैं कई लोग, तो एक्चुअली आप 4 घंटे बैठने वाले हैं। CSET पे मैं और बात करूंगा बाद में। GS से रिलेटेड जो भी मेरी प्रिपरेशन रही है, उसमें जब टेस्ट सीरीज को अपन एनालाइज करते हैं तो ये पाते हैं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि स्टैटिक पोर्शन से आते हैं और वो हम गलत कर देते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो स्टैटिक और करंट अफेयर्स का मिक्सचर होते हैं। फॉर इंस्टेंस, उनमें 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से 3 स्टैटिक और 1 करंट का होगा, या फिर 2 स्टैटिक 2 करंट के होंगे, और उसमें ओनली 1 ओनली 2 टाइप से वो अपने ऑप्शन बना के हमसे पूछेगा। हमें ये बात बिल्कुल क्लियर रखनी है कि जो स्टैटिक पार्ट है, खासकर जो कि पॉलिटी में, इकोनॉमी में और जियोग्राफी वाले एस्पेक्ट हैं, इनमें स्टैटिक पोर्शन को हमें बिल्कुल सॉलिड करना है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन अल्टीमेटली गेम चेंजर बनता है। और जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो एक्चुअली 30 से 35% ही होता है पूरे पेपर का। कुछ आउटलायर ऐसे हो सकते हैं जिनमें ये करंट अफेयर्स का पोर्शन 40-45 तक भी गया है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि 30 से 35% तक जो आपका पेपर होता है फाइनल, वो करंट अफेयर्स का होता है। तो आपको स्टैटिक पार्ट को अपना बहुत दुरुस्त कर लेना है। जब मैंने टेस्ट सीरीज दी थी तो उसको एनालाइज करने के लिए मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी। हर टेस्ट में मैं ये देखता था कि कितने ऐसे सवाल हैं जो मैंने 100% अपना माइंड लगा के उसमें उनको आंसर को मार्क किया, लेकिन फिर भी वो गलत हुए। ऐसे गलत सवालों को 0 पे मुझे लिमिट करना है फाइनल एग्जाम तक आते आते, ये मेरा मत था। फिर मैंने देखा कि कितने ऐसे सवाल हैं जिनमें मैंने 2 ऑप्शंस में से चॉइस में मार्क किया था और वो गलत हुए। तो इनमें मुझे सुनिश्चित करना है कि इनकी एक्यूरेसी मेरी 50% से ऊपर रहे, और ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी। लॉन्ग टर्म में जब आप प्रैक्टिस करेंगे, 20 से 40 टेस्ट, अमूमन ये देखा गया है कि 20 से 40 टेस्ट जो देगा उसका थोड़ा जो टेस्ट देने की स्ट्रैटेजी होती है वो सुनिश्चित हो जाती है। ये मैंने नोटिस किया। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हम रैंडमली मार्क करते हैं, जिनमें हमें एक ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है लेकिन 3 ऑप्शंस में हमें डाउट है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें 33% या कि 1/3 प्रोबेबिलिटी से ऊपर हमें रखना है, ताकि नेट में हम पॉजिटिव रहें। तो ओवरऑल एक्यूरेसी की बात करें अगर पूरे पेपर में, तो मान लीजिए अगर आप 100 सवाल कर रहे हैं तो उसमें से 75 या उससे ऊपर, यानी कि 75% एक्यूरेसी के साथ आपको सवाल सॉल्व करने हैं। 75 to 80% एक्यूरेसी अगर आप रखेंगे पेपर में, तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका प्रीलिम्स तो क्लियर होगा ही, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पिछले कुछ सालों में जो देखा गया है
कि सीसेट का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे टफर और होता जा रहा है। और 2023 में जैसा कि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हिस्टोरिकली टफ पेपर आया था। चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से, सीसेट सभी के लिए उतना ही टफ होता जा रहा है। और इसे पार करने के लिए हमें श्योर शॉट स्ट्रैटेजी चाहिए, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है इसलिए काउंट तो होगा नहीं, लेकिन अगर टफ बनता है तो जीएस की जो आपकी कट ऑफ है उसको ज़रूर नीचे ले आएगा। सीसेट को पार करने के लिए मेरी तो एक सिंपल सा मत ये है कि अगर आप पहले से कंफर्टेबल फील करते हैं कि मुझे सीसेट में बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये मानता हूँ कि आप पिछले 5 से 6 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर्स को टाइम लिमिट में सॉल्व करके देखिए और उसमें अपने मार्क्स को एनालाइज कीजिए। अगर आपके मार्क्स उन सभी पेपर्स में 90 या 100 से ऊपर हैं, इसका मतलब आप सेफ जोन में हैं और आपको कम प्रिपरेशन की अभी आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं बताता हूँ आपको कि इसमें और क्या किया जा सकता है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो ऐसा मानते हैं कि उनका सीसेट अभी बहुत वीक पोजीशन में है, वो सीसेट में, और उन्हें बहुत कार्य करने की ज़रूरत है। उनके लिए मेरा सिंपल सजेशन ये रहेगा कि सब कुछ छोड़ के पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो सिलेबस वाइज एनालिसिस है, उसमें आपका जो टॉपिक बेस्ड एनालिसिस होगा कि इस टॉपिक से ये सवाल पूछे गए हैं हर साल, उस टॉपिक बेस्ड एनालिसिस को आप एक बार सारे क्वेश्चंस को लगाइए और उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके कौन से टॉपिक्स एक्चुअली वीक हैं और कौन से टॉपिक्स में आप ऑलरेडी आपकी स्ट्रेंथ है। जो वीक टॉपिक्स हैं उस पर आप एडिशनली किसी भी कोचिंग के ट्यूटोरियल्स लगाइए और उस टॉपिक को दुरुस्त कीजिए। इसके बाद आप ज़रूर जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं 5-6 साल के, वो टाइम लिमिट में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपके अगर नंबर 90 या 100 से ऊपर आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी तैयारी को अच्छे से दुरुस्त कर लिया है और आप सीसेट देने के लिए एकदम रेडी हैं। सीसेट में बेसिक फंडा यही है कि आपको पहचानना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। मुझे ऐसा लगता था पहले अटेम्प्ट में कि अगर मैं केवल मैथ्स के सवाल कर लूँगा और कॉम्प्रिहेंशन वाले सवाल ऑलमोस्ट पूरी तरह से स्किप कर दूंगा तो भी मेरा सीसेट क्लियर हो जाएगा। और काफ़ी हद तक मेरा ये जो असर्शन था वो कामयाब भी रहा, क्योंकि 2022 में जो प्रीलिम्स में सीसेट का पेपर था वो इतना टफ नहीं था और उसके मैथ्स के सवाल डुएबल थे। तो कॉम्प्रिहेंशन में मैंने 2-3 ही सवाल अटैम्प्ट किए थे, लेकिन बाकी सारे मैंने मैथ्स से अटैम्प्ट किए थे और मैं आसानी से उस परीक्षा को पार कर लिया था with a healthy margin of 30 marks. However, जो सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा, उसमें मुझे ऐसा अंदेशा हुआ पिछले 3-4 साल का ट्रेंड देख के कि सीसेट का पेपर और टफ हो सकता है। तो 1 महीना पहले मैंने थोड़ा स्ट्रेटेजाइज किया। कुछ इंपॉर्टेंट जो रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी के टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड मैंने फॉर्मूला शीट और कुछ नोट्स छोटे से बनाए 1 पेज के, और उनको मैंने पेपर से पहले जो 3 घंटे का गैप होता है उसमें रिवाइज किया। कॉम्प्रिहेंशन जो पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने 5-6 कॉम्प्रिहेंशन को टाइम लिमिट में सॉल्व करने की कोशिश की, ताकि थोड़ा उस हैबिट में आ जाए कि हाँ, मुझे इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन भी अगर सॉल्व करने पड़े रियल एग्जाम में तो मैं ज़रूर उनको अटेम्प्ट करूँ। इस तरह से जो एक्चुअल 2023 का सीसेट का पेपर था, जिसे हिस्टोरिकली टफ बता रहे हैं लोग, उसमें मैंने मिक्स मोड अटेम्प्ट किए, कॉम्प्रिहेंशन के भी सवाल किए और मैथ्स के भी सवाल इक्वली किए। और जो भी मेरी मैथ्स में कहीं पे कसर रही, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मैं अटक गया था बीच में ही, तो मैंने मुनासिब समझा कि उनको 2 मिनट या 2.5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं दूं और इससे बेहतर है कि मैं कॉम्प्रिहेंशन पे शिफ्ट कर जाऊं। तो ये डिसीजन मेरा वाइज रहा और सीसेट मेरे इस बार 96 नंबर आए हैं, जो कि वही हेल्दी मार्जिन है 30 से 35 नंबर का कट ऑफ से। सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन है उसमें जो मेन अपना मार्क्स स्कोरिंग पेपर होता है वो है मेंस का पेपर, और ये पेपर ही डिसाइड करता है कि हमारा सिलेक्शन होगा फाइनल लिस्ट में कि नहीं होगा। दूसरी तरफ जो इंटरव्यू स्टेज है वो डिसाइड करती है कि हमारी रैंक क्या होगी या फिर हमें जो सर्विस मिलेगी वो क्या होगी, और सभी लोगों का यही मानना है और ये सत्य भी है। तो मेंस रिलेटेड जो मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स रही और जो मेरी टेस्ट सीरीज रही, उसने ये सुनिश्चित किया कि मैं अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर पाऊँ।
मेंस टेस्ट सीरीज़ मैंने विजन आईएएस में ऑफलाइन मोड में करी थी जयपुर सेंटर से, और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप सेंटर जाके टेस्ट देते हैं और उन 3 घंटे में अपने आप को सिमुलेट कर पाते हैं कि मैं पहले आधे घंटे में कितने सवाल करूँगा, आखिरी आधे घंटे में मेरा क्या सिनेरियो रहेगा, इस तरह से अगर आप अपना पूरी स्ट्रैटेजी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में खुद के दिमाग में एकदम क्लियर कर पाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग में, वो भी टाइम लिमिट में, करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेंस टेस्ट सीरीज में ऐसा कभी कभार हो सकता है कि आपके ऐसे पेपर कई हों जिनमें वो बहुत फैक्चुअल सवाल पूछ लें, या फिर ऐसे सवाल पूछ लें जिनका आपको सर पैर बिल्कुल आइडिया नहीं हो कि वो कहाँ से पूछ लिए। मेंस में जो भी आपका स्कोर रहे इन मॉक टेस्ट में, उनसे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप घर आके ये एनालाइज कीजिए कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स में, आपकी जो आंसर को स्ट्रक्चरिंग की जो स्किल्स हैं, उनमें आपकी कोई खामियां तो नहीं है। आपने अपने आंसर में रेलेवेंट जो कमिटीज़ हैं, रेलेवेंट सजेशन हैं, उसका जो फ्लो है उस आंसर का, वो सही से सुनिश्चित किया है या नहीं किया है। उसका एग्जैक्ट आंसर इतना मैटर नहीं करेगा एट द एंड ऑफ द डे। जो भी आपको सोल्यूशन मिले उस टेस्ट का, उसे आप एनालाइज कीजिए, और उसमें आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप ऐड ऑन कर लीजिए अपने नोट्स में। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैं डीकेटी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना समय निकाला मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मैं अपने सभी वेल विशर्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक्चुअली उनकी ही सक्सेस है जो मेरी इस सक्सेस के थ्रू अवतरित हुई है। और मेरे पेरेंट्स का, मेरे नानो सा, दादो सा और मेरे मामो सा, जो कि जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव नुआंसेस का बहुत अच्छा उन्हें तामतेल सब पता है, तो उन्होंने मुझे इस बारे में अवगत कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। खासकर मेरे नानोसा ने जो मेरी इंटरव्यू स्टेज थी, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत अहम भूमिका निभाई है, और मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू एवरीवन, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।